सुरभि ने भरे मन से फ़ोन उठाया। उधर से चहकती आवाज़ आई। हाय सुरभि, मेरी जान, मेरी फ्रेंड, सॉरी यार, 1 साल बाद तुझसे कांटेक्ट करने के लिए। नेहा कैसी है तू? अब तक कहाँ थी? सवाल तो और भी कई थे, पर सुरभि की आवाज़ में उत्साह नहीं था। नेहा ये ताड़ गई, बोली, क्या हुआ सुरभि? इतना लो साउंड क्यों कर रही है? सॉरी तो बोल दिया यार, माना कि मेरी गलती है। इतने दिनों बाद जो तुझे फ़ोन कर रही हूँ, पर क्या बताऊँ। पता है मैंने हर पल तुझे याद किया। तूने मेरे प्यार से मुझे जो मिलाया, तेरी ही वजह से मेरी सुजय से शादी हो सकी। तेरे ही हल की वजह से माँ पापा राजी हुए। जो तूने समीर को सुजय बनवाया, इस बार भी तूने समाधान ढूंढ ही निकाला। यार, सुजय से शादी के बाद तुरंत उसके साथ मुझे विदेश जाना पड़ा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। आनन फानन में भागा दौड़ी करके वीज़ा, पासपोर्ट, सारे पेपर्स की तैयारी की और चली गई। वरना सुजय को अकेले जाना पड़ता तो सोचो दोनों का क्या हाल होता। हड़बड़ी में मेरा मोबाइल भी कहीं स्लिप हो गया। तुझसे आकर मिलने का टाइम भी नहीं था। कल ही आई हूँ। सबसे पहले तेरा ही नंबर ढूंढ कर निकाला है। सॉरी यार, अब माफ़ भी कर दे। अब तो लौट ही आई हूँ। किसी दिन भी आ धमकूंगी। चल बता, घर में सब कैसे हैं? आंटी, अंकल, अशोक भैया और शैलेश। एक सांस में सब बोलने के बाद सुरभि ने कोई प्रतिक्रिया ना दी तो फिर बोली, अरे मैं ही तब से बोले जा रही हूँ, तो कुछ नहीं कह रही। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नेहा की आवाज़ में थोड़ी हैरानी परेशानी थी। बहुत कुछ बदल गया है नेहा, इन 1 साल में। पापा चल बसे, माँ को पैरालिसिस अटैक, अशोक भैया को दिन रात शराब पीने की आदत लग गई। उनसे परेशान होकर नन्ही उनसे परेशान होकर भाभी नन्ही अयांशी को लेकर मायके चली गई। और शैलेश? हाँ, बस शैलेश ही ठीक है। 9वीं कक्षा में पहुंच गया है, पर आगे ना जाने उसका भी क्या हो। आखिर सुरभि के आंसुओं का बांध टूट ही गया। अरे तू रो मत सुरभि, बी ब्रेव सुरभि। कॉलेज में बीरबल पुकारी जाने वाली, सबकी समस्याओं का समाधान निकालने वाली सुरभि के पास अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। कम ऑन यार, ये तेरी ही लाइन हुआ करती थी कभी। अब मैं बोलती हूँ कि हल है ना। चल, मैं अगले हफ्ते आती हूँ। तू बिल्कुल चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। और फ़ोन कट गया। डोरबेल बजी थी। सुरभि ने दुपट्टे से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। रोज का वही चिरपरिचित शराब और परफ्यूम का मिला जुला भभका उसकी नाक नथुनों में घुसने के साथ ही पूरे कमरे में फैल गया। नशे में धुत अशोक को लांद फांद करके उसके 4 दोस्त उसे पहुंचाने आए थे। कुछ कम तो कुछ ज़्यादा नशे में डगमगाते हुए अजीब नज़रों से सुरभि को निहार रहे थे। अशोक को सहारा देती सुरभि उन्हें अनदेखा करते हुए अपनी नज़रें झुकाए उसे ऐसे थामने की कोशिश करती कि कहीं उसे छू ना जाए। पर वे कभी जानबूझकर उसके हाथ पर हाथ रख देते तो किसी की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होती। कोई उसका कंधा या कमर पकड़ने की कोशिश करता, पर उसके अशोक भैया को तो होश ही नहीं रहता। प्रतिरोध कहाँ से करते? घुट कर रह जाती वह। पिता के मरने के बाद पिता का सारा बिजनेस, पैसा संभालना अशोक के हाथों में आ गया। अपनी बैंक की जॉब छोड़कर वो बिजनेस में ही लग गया। बिजनेस बढ़ता गया। पैसों की बरसात में वह हवा में उड़ने लगा। महंगी गाड़ियाँ, महंगे शौक, विदेशी शराब के दौर, यार दोस्तों के साथ रोज चलने लगे। माँ रेवती पति के निधन से टूट चुकी थी। अशोक की लगभग तय शादी भी इसी कारण रोक दी गई थी। लड़की जया के पिता आलोक बाबू भी बेटी के लिए चिंतित थे। सब ने रेवती को खूब समझाया कि कब तक अपने पति महेंद्र सिंह का शोक मनाती रहेंगी। अब अशोक की शादी कर दो अब अशोक की शादी कर दो। घर का माहौल बदलेगा तो अशोक भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। उसे संभालने वाली आ जाएगी। सोच समझकर फैसला ले लिया गया। पर शादी के दिन अशोक ने खूब तमाशा किया। अचानक हुई बारिश से लड़की वालों को खुले से हटाकर सारी व्यवस्था दोबारा दूसरी जगह करनी पड़ी, जिससे थोड़ा अफरा तफरी हो गई। अशोक और उसके दोस्तों ने पीकर हंगामा शुरू कर दिया। अशोक ने तो हद ही कर दी। शराब की बोतल तोड़कर पॉकेट में
हथियार बनाकर घुसेड़ ली और बद इंतजामी के लिए चिल्लाता गालियां निकालता जा रहा था। बताता हूँ सालों को अभी। वह तो पिताजी ने वचन दे रखा था, वरना तुम लोग तो हमारे स्टैंडर्ड के लायक ही नहीं थे। माँ रेवती शर्मिंदा होकर कभी उसे चुप रहने को कहती तो कभी आलोक बाबू से क्षमा मांगती जा रही थी। दुल्हन बनी जया ने आकर माँ रेवती के जोड़े हाथ पकड़ लिए। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे आदमी के लिए आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? इनका स्तर कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया है। मैं ही शादी से इनकार करती हूँ। बहुत समझा बुझाकर स्थिति संभाली गई और जया बहू बनकर घर आ गई। पर यह अशोक की आदतें ना सुधार सकी। बेटी हो गई फिर भी कोई फर्क ना पड़ा। 2 सालों में स्थिति और बिगड़ गई। शराब की वजह से रोज रोज हो रही किचकिच से तंग आकर जया अपनी 1 साल की बेटी अयांशी को लेकर मायके चली गई। इधर माँ रेवती को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और वे बिस्तर पर आंसू बहाने के सिवाय कुछ ना कर सकी। होश में रहता अशोक तो अपनी गलती का उसे एहसास होता। वह माँ, सुरभि, शैलेश सभी से माफ़ी मांगता, पर शाम को ना जाने उसे क्या हो जाता। वह दोस्तों के साथ पीकर ही घर लौटता। शैलेश के बारे में नहीं सोचता तू? अशोक बड़ा भाई है, घर में जवान बहन सुरभि है, उसकी शादी नहीं करनी क्या? कैसे कैसे दोस्त है तेरे, किस हालत में घर आता है, छोड़ क्यों नहीं देता उन्हें? रेवती कभी धीरे धीरे बोल पाती। 1000 बार कहा उन्हें कुछ मत कहिए माँ, उन्होंने पिताजी का बिजनेस संभालने में मेरी बहुत मदद की है, वरना मुझे आता ही क्या था। उन्हीं सब की वजह से बिजनेस में इतनी जल्दी इतनी तरक्की हुई है। वह भड़क उठता। वे सब ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, अच्छे घरों के हैं, थोड़ा तो सभी पीते हैं। आजकल वे सब कंट्रोल में रहते हैं, मुझे ही जरा सी चढ़ जाती है, कल से नहीं पीऊँगा। वे सभी तो शैलेश को अपना छोटा भाई और सुरभि को छोटी बहन मानते हैं, और आप क्या बातें करती हैं माँ कि? वह आग बबूला होने लगता। सुरभि कुछ कहने को होती तो अशोक उसे भी झिड़क देता। शैलेश भी सहम जाता। घर का सारा दारोमदार अशोक पर था। सुरभि अपना बीएड का कोर्स पूरा कर रही थी और शैलेश 9वीं की परीक्षा की तैयारी। दोनों अशोक के कुछ देर बाद शांत हो जाने पर अपने अपने काम में अपने को व्यस्त कर लेते। माँ की अनुभवी आंखें हर वक्त अशोक के दोस्तों का सच ही बयां करती रहती हैं, पर भैया को दिखता ही नहीं। कितनी बार उसने अशोक के दोस्तों की गंदी नज़रें, गंदी हरकतें झेली है। अशोक को थमाने के बहाने वे कहाँ कहाँ उसे छूने की कोशिश नहीं करते। कैसे भैया को यकीन दिलाए? वे अपने दोस्तों के खिलाफ कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते, उल्टा उसे झाड़ देते। सुरभि की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आंसू निकलने लगते तो बाथरूम में बंद हो जी भरकर रो लेती। नेहा अगले हफ्ते सच में आधम की। उसके गले लगकर सुरभि खूब रोई और फिर अपना सारा दुख उसे बताया। नेहा ने नम आंखों से उसे धैर्य बंधाया। सुरभि, सब ठीक हो जाएगा, सॉल्यूशन है ना, मैं तेरी ही जबान कह रही हूँ, आर थोड़े ही मानते हैं ऐसे। चल अब बहुत हो गया, आंसू पोंछ और हंस दे। याद है जब मैंने तुझे गुटखा खाए सैया हमार वाली प्रॉब्लम बताई थी, तो तूने जो मजाक मजाक में सॉल्यूशन निकाला था वह तो बड़े काम का निकला था। मैंने उसके अनुसार एक शादी में सुजय की जेब में रखी गुटके की लड़ी को बॉम्ब की लड़ी में बदल दिया। फिर जब शादी में सुजय ने जेब से गुटखा निकाला तो पूरी बॉम्ब की लड़ी जेब से लटक गई। फिर क्या था, ये देखकर लोग तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए, मगर सुजय बुरी तरह झेप गए। उस दिन से उसने जेब में गुटखा रखना छोड़ दिया। फिर तेरी ही सलाह पर हम उसे नशा मुक्ति केंद्र ले गए। धीरे धीरे सुजय का गुटखा खाने की लत छूट गई थी। सुरभि के आंसू रुके देख नेहा मुस्कुराई। फ्रेश होकर नेहा ने अपना बैग खोला और सुरभि को दिखाते हुए बोली, ये देख, विदेश से तेरे लिए क्या लाए हूँ, हैंडी वीडियो कैमरा। इतना महंगा? क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? सुरभि ने प्यार से डांटा। क्या ज़रूरत है, कह नेहा ने उसे मुंह चिढ़ाया। बकवास बंद कर और इसका फंक्शन देख, क्या बढ़िया वीडियो लेता है। मेरी दीदी कितना बढ़िया वीडियो कैमरा लाई है। शैलेश स्कूल से आ गया था। हाय शैलेश, कितना लंबा हो गया।
नेहा ने प्यार से उसे अपनी ओर खींचा। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ दीदी, तब मेरा ब्रेक डांस करते हुए वीडियो बनाना, वह कह चला गया। मैं तो सोच रही हूँ इससे तेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वो कैसे? रात में भैया जब दोस्तों के साथ आएगा तो हम छिप कर सब शूट करके सुबह टीवी से अटैच कर उन्हें पूरा वीडियो दिखा देंगे। तब वे अपने दोस्तों की ओछी हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे। दोस्तों की असलियत जानकर वे उन्हें छोड़ेंगे नहीं। रात के 11 बज रहे थे। नेहा और शैलेश सीक्रेट एजेंटों की तरह पर्दे की आड़ में सही जगह पर कैमरा लिए तैयार खड़े थे। तभी डोरबेल बजी तो सुरभि ने दम साधे दरवाज़ा खोला। रोज का सीन शुरू हो गया। नेहा ने डोरबेल बजते ही रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। अरे लो भाई, संभालो अपने भाई को, सही सलामत घर तक ले आए। अरे हमें भी तो थाम लो भाई, उनमें से एक बोला। हम इतने भी बुरे नहीं, दुपट्टा तो संभालो अपना, कह एक दुपट्टा ठीक करने लगा तो एक बहाने से उसकी कमर में हाथ डालने लगा। एक के हाथ उसके बाल और गाल सहलाने की कोशिश में थे। ये तुम्हारे गालों पर क्या लग गया है सुरभि? वैसी ही बेहुदा हरकतें। सोफे पर एक और लेटे अशोक को कोई होश ना था कि उसके दोस्त उसकी बहन के साथ क्या कर रहे हैं। थोड़ी नींबू पानी हमें भी पिला दो सुरभि, तुम्हें देखकर तो हमारा नशा भी गहरा हो रहा है। सुरभि शैलेश के हाथ से पानी का गिलास लेकर अशोक को पिलाने की कोशिश कर रही थी। उनमें से एक सुरभि से सटकर बैठ गया। सुरभि ने उसे धक्का देकर हटाने की कोशिश की। डरती क्यों हो जानू, हम तुम्हें खा थोड़े ही जाएंगे। जा बच्चे, पानी बना ला हम सबके लिए, कह वह सुरभि के माथे पर झूल आई घुंघराली लट को फूंक मारने लगा। पहले आप दीदी के पास से उठो। शैलेश उसे खींचने लगा तो उस आदमी ने उसे परे धकेल दिया। नेहा का मन किया कि कैमरा वहीं पटक कर जाकर 2-3 तमाचे रसीद कर दे। कैसे रोज रोज बर्दाश्त कर रही है सुरभि ये सब, हद होती है किसी भी चीज़ की। पुलिस को कॉल करती हूँ तो अशोक भैया भी अंदर होता, क्या करें? नेहा सोच रही थी। फिर उसने ये सोचकर कैमरा एक और रखा और हिम्मत करके बाहर आ गई कि धमका तो सकती है ना उन्हें। प्रूफ भी ले लिया। फिर कड़कती आवाज़ में चीखते हुए बोली, क्या बदतमीजी हो रही है, शर्म नहीं आती? अशोक भैया के दोस्त होकर तुम सब छोटी बहन से ऐसी हरकतें कर रहे हो? आंटी बीमार बिस्तर से उठ नहीं सकती, शैलेश छोटा है और भैया होश में नहीं, इस सब का फायदा उठा रहे हो? गेट आउट, वरना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये रहा 100 नंबर। मोबाइल स्क्रीन पर रिंग भी होने लगी। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। रिंग सुनाई पड़ते ही सब 9-2-11 हो लिए। तब अशोक तब शैलेश ने लपक कर दरवाज़ा बंद किया। नेहा ने फ़ोन काट दिया। अचानक फिर फ़ोन बज उठा। हेलो, पुलिस स्टेशन। सॉरी सॉरी सर, गलती से दब गया। थैंक यू। ओके। फ़ोन फिर कट गया। उसके बाद तीनों अशोक को उसके बिस्तर तक पहुंचाने की कोशिश में लग गए। सुबह करीब 8 बजे अशोक जागा। सिर अभी भी भारी था। उसने अपना माथा सहलाया। कल रात कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। थैंक्स मोंटी, दीपक और अजय और सूरज का, जो उन्होंने मुझे फिर घर पहुंचा दिया सही सलामत। उन्हें थैंक्स कहने के लिए अशोक मोबाइल उठाया ही था कि नेहा सामने आ गई। अरे नेहा, तू कब आई? अचानक कहाँ चली गई थी तू? समीर क्या मिल गया, हम सबको भूल ही गई। वह दिमाग पर जोर देकर मुस्कुराया। नमस्ते भैया, मैं समीर नहीं, सुजय के साथ विदेश चली गई थी 1 साल के लिए। पर आप तो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं रहते, अपने घर परिवार को ही जैसे भूल गए हैं। क्या मतलब? बहुत बुरा लगा सब बदला बदला देखकर। अंकल नहीं रहे, आंटी बेड पर हो गई, भाभी अयांशी को लेकर मायके चली गई, और आप? हाँ नेहा, वक्त ऐसे ही बदलता है। 1 मिनट में ब्रश करके आता हूँ, तू बैठ। सुरभि वही चाय लेकर चली आई थी। बाथरूम से जब अशोक आया तब तक नेहा कैमरा उसके टीवी से अटैच कर चुकी थी। उसने रिमोट अशोक के हाथों में थमाते हुए कहा, आप ऑन करके देखो भैया, इस कैमरे से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये कैमरा सुरभि के लिए विदेश से लाई हूँ। मैं अभी आई भैया, आप तब तक देखो। और दोनों अंदर चली गई। वेरी गुड, कहकर अशोक तकिए के सहारे बैठ गया और टीवी ऑन करके चाय का कप उठाने लगा। वीडियो चल पड़ा था। उसकी नज़र स्क्रीन पर गई।
अरे ये तो मैं, मेरे दोस्त, मेरा ही वीडियो, ड्राइंग रूम, वही कपड़े यानी कल। वह वीडियो देखता गया और गुस्से से शर्म से भरता चला गया। छी, मैं उन्हें अपना दोस्त समझता था और वे मेरी बहन सुरभि के साथ। शिट शिट। उसे दोस्तों से ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वह दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक अपनी शर्म और गुस्सा छिपाने की कोशिश करने लगा। तभी नेहा आ गई। वीडियो ख़त्म हो चुका था। भैया भैया कहकर उसने अशोक के चेहरे से उसके हाथ हटा दिए। सुरभि और आंटी के लाख कहने पर भी आप अपने दोस्तों की असलियत जाने बिना उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनते थे, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सॉरी भैया। अरे तू सॉरी क्यों बोल रही है? गलती तो मेरी है ही, और वह भी इतनी बड़ी। सही किया जो मेरी आंखें खोल दी। कितना जलील किया है मैंने सुरभि को। शैलेश पर भी क्या असर पड़ता होगा, और माँ को तो मैं इस हालत में भी मौत की ओर ढकेले जा रहा रहूँगा। शराब ने मुझे इतना गिरा दिया कि अपनों को छोड़ मैं गैरों पर विश्वास करने लगा। उन्हीं के बहकावे में मैंने जया को भी घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। वह मेरी नन्ही अयांशी को लेकर चली गई। वह सिसक उठा। रोज़ सुबह सोचता हूँ नहीं पीऊँगा अब से, पर कमबख्त आदत है कि छूटती नहीं। शाम होते होते मैं, उफ, उसका चेहरा फिर उसकी हथेलियों में था। छूटेगी जरूर भैया, अगर आप मन से ठान लें। चलेंगे भैया? पूछने के अंदाज में उसने सिर उठाया। कहाँ? चलिए, आज ही चलिए भैया, जहाँ मैं अपने पति को लेकर गई थी उनके गुटखे की आदत को छुड़वाने के लिए। मेरे घर के पास ही तो है नशा मुक्ति केंद्र। मेरा भाई अभिषेक भी वहाँ का हेड बन गया है, कहकर वह मुस्कुराई थी। चलेंगे ना भैया? अशोक ने हाँ में सिर हिलाया तो पास खड़ी सुरभि अशोक से लिपट खुशी से रो पड़ी। अशोक ने उसके सिर पर हाथ फेरा और सीने से लगा लिया। नेहा भी नम आंखों से मुस्कुरा उठी। नेहा की शादी की सालगिरह पर सुरभि उसके घर आई थी। अब तो अशोक भैया ठीक हो गए हैं, अब उदास क्यों है? तेरी भाभी को भी अब जल्दी लाना होगा, तभी तो मैं अपनी भाभी को अपने घर ला पाऊंगी। पर तू हाँ तो कर पहले। मतलब ये तू अभिषेक को पसंद है। मैंने बहुत पहले अभिषेक से तेरा गुटका बदलने वाला उपाय शेयर किया था तो वे खूब हंसे थे, और तभी से वे तुमसे यानी बीरबल से मिलना चाहते हैं। वे भी आए हैं, मिलेगी उनसे? तू पागल है क्या? सुरभि के लाज और संकोच से कान लाल उठे। तभी अभिषेक को वहां से गुजरते देख नेहा बोली, अभिषेक, अभी अभी मैं आपको ही याद कर रही थी। आप मिलना चाहते थे ना मेरी बीरबल दोस्त से? यही है वह, मेरी प्यारी दोस्त सुरभि। सुरभि नमस्ते कर नजरें झुकाए खड़ी थी। अभिषेक से नजरें मिलाने की हिम्मत उसके में न थी। उसने महसूस किया अभिषेक मंद मंद मुस्कुरा रहा है। सच जानने के लिए उसकी पलकें अपने आप उठी, फिर झुक गई। अभिषेक कभी सुरभि को देखता तो कभी नेहा को, और फिर मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था। सुरभि की धड़कनें तेज होने लगी थी। अरे अभिषेक, अब कुछ बोलो भी। नेहा सुरभि से अभिषेक की ओर इशारा करते हुए बोली, अब बता, बनेगी मेरी भाभी? अभिषेक ने खुशी को छिपाते हुए बनावटी गुस्से से नेहा को आंखें तरेरी, तो उधर सुरभि ने भी शर्माकर आंखें झुका ली। नेहा के मुंह से अभिषेक की तारीफें सुनकर और अपने भैया को ठीक करने वाले अभिषेक को साक्षात देखकर वो पहले ही प्रभावित थी। वाह, अब जल्दी से आंटी को खुशी की यह खबर देनी होगी, कहकर नेहा ने सुरभि को अपनी बाहों में भर लिया। उमा आज सुबह से बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वो काफी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी, तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था,
लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता वो अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वहां पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ उमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ? सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपक ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो क्या? अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत जरूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है, दीपा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसने पर्यटन स्थल पर यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वो अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल तो होता है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।